इंडिगो के हैंडलिंग में बताइए, सोशलिज्म सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, आपका कहिए। और क्या ऐसे कारण थे कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वो लॉ वापस ले ली? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये इंडिया में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप क्या पर्सनल व्यू रखते हो उसके ऊपर? मैं कहूँगा। आइए महेश, आइए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग, बैठिए प्लीज, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सो मच। आपका इंटरव्यू तो बस खोपड़ी पे है। यस। प्रिपरेशन अच्छी है, कॉन्फिडेंट है? यस मैम। वेरी गुड। इस वक्त आप मॉक कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कॉन्फिडेंट हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, यूपी का ओडीओपी क्या है आपकी बहराइच का? मैम गेहूं के डंठलों से बना हुआ डलिया। कुछ शुगर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए? इकॉनमी में तो शुगर केन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ कर सकते थे। हाँ मैम, ऐसा हो सकता है मैम, क्योंकि 3 शुगर मिल्स भी हमारे यहाँ हैं और गन्ना जो है हमारे बहराइच में मिहीपुरवा महसी क्षेत्र में गन्ना भी अच्छा खासा होता है। जी हाँ। या कुछ और कर सकते, कतरनिया घाट भी तो आपके यहाँ है। ये बताइए, सरयू नदी कहाँ से शुरू होती है? मैम उसका ओरिजिन का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नाम याद है? कौन? हाँ। क्या कहलाती है, कहाँ पे बड़े नाम है उसके? मैम ये सरयू नदी जो है बाद में घाघरा भी कहलाती है मैम। और ये मैम बहराइच में भी उसकी एक ट्रिब्यूटरी है मैम, भादा नदी करके। अगर मैं कहूँ कि सरयू भगवान श्री राम और शंकर भगवान को लिंक करती है, इसका क्या आप कहेंगे इस पे? मैम जो प्रभु श्री राम के जो अयोध्या है वहाँ सरयू नदी जो है वहाँ पे बहती है उसके किनारे। और चूँकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी जो है शिव जी स्रोत हैं नदियों के उद्गम के, तो मैं ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ। मानसरोवर के पास से निकलती है जी। करनाली नाम है वहाँ पे जी। नेपाल की सबसे बड़ी नदी है जी। 2024 में बहराइच में कम्युनल वायलेंस हुई थी, क्या हुआ था? 2-3 वाक्य में बताइए हमें। मैम उस समय जो धार्मिक प्रोसेसन निकलना था मैम जी। उस समय कुछ ऐसी कम्युनिकेशन गैप हुए जिसके कारण ये रॉयट्स हुए मैम। और इसके बाद सरकार ने प्रिसाइसली क्या हुआ उसमें? प्रिसाइजली मैम दुर्गा पूजा के दौरान मैम कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ नारे लगाए। एक धार्मिक विशेष धार्मिक जो मोहल्ला था वहाँ से ये निकल रही थी यात्रा, तो उस समय कुछ उपद्रवी लोगों ने प्रशासन ने कैसे हैंडल किया उसको? प्रशासन ने मैम उस समय की जो डीएम मैम थी और एसपी मैम थी, उन्होंने पहले तो जो कम्युनिकेशन गैप थे, जो मिस इन्फॉर्मेशन पहुँच रही थी लोगों पे, उस पर लोगों को अपील किया। इसके बाद स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया मैम। किस तरीके से इनको प्रिवेंट किया जा सकता था? अब मैम अगर यदि ऐसी कोई भी धार्मिक यात्रा या शोभा यात्रा कुछ ऐसी निकलती है तो उसमें 2-3 मुख्य बातें होनी चाहिए। जैसे एक पीस कमेटी होती है या कोई जो निकालने वाला होता है उनका एक लोगों का ग्रुप होता है, उनसे बात करनी चाहिए कि यदि आप कोई धार्मिक यात्रा या शोभा यात्रा निकालते हैं, वैसे प्रशासन को पहले। क्या ये नॉर्मल निकलती थी या पहली बार निकली? नहीं मैम, नॉर्मल निकलती थी, लेकिन इस बार थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। आपने एग्रीकल्चर किया है? जी मैम। और एफसीआई में आप एजीएम हैं? कहाँ तैनात है? मैं गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ, जोनल ऑफिस गुवाहाटी। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बताइए, एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए? अंग्रेजी में कहावत है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। मतलब यदि आपकी मंशा है तो अपना पैसा भी वहाँ डालिए, और यदि आपकी मंशा है एमएसपी देने को तो उसको लॉ बनाइए, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैम एक फिजिकल बर्डन का एक इश्यू है कि लेकिन बिना लॉ के भी दी तो जा रही है एमएसपी, तो फिजिकल बर्डन क्यों बढ़ जाएगा? मैम जो अभी एमएसपी का जो स्वरूप है मैम, और विशेषता वो पैडी वीट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। कितने टोटल कितने क्रॉप्स हैं उसमें? मैम 22+1 है, 23 क्रॉप्स है ना? जी मैम। है तो इतने क्रॉप्स ऑलरेडी। तो ये कौन कहता है कि आप लॉ ऐसे बनाइए वैसे बनाइए? हम तो कह रहे हैं कि लॉ में डालिए। मैम लॉ में अगर हम डालते हैं मैम तो जो फिजिकल बर्डन है 10 लाख करोड़ जाएगा। क्यों जाएगा? अभी भी तो आप दे रहे हैं, जो आप अभी दे रहे हैं उसमें आप जो वायबल स्कीम है वो दीजिए, उसको लॉ में डालिए। मैम 1 लाख करोड़ 10,000 करोड़ क्यों डालोगे? मैम एक पॉलिसी बनानी चाहिए, प्राइस जो डिफिशिएंसी सिस्टम है, पेमेंट्स डिफिशिएंसी सिस्टम, उसके तहत हम इसमें जो एमएसपी को क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसमें एमएसपी जो अन्य क्रॉपों मेरा पे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, ऑफ द पॉइंट चले गए। मैं तो सवाल का जवाब मांग रही हूँ। भाई आपने कहा इतनी क्रॉप्स हैं, आपका इरादा है देने का, उसमें आप डाल सकते हैं कि जब फ्लोर प्राइस एक रिड्यूस एक लेवल के नीचे जाए तब हम एमएसपी किक्स इन व्हाटएवर।
ये किसने कहा स्वरूप क्या हो, लेकिन लॉ तो मतलब आपका मंशा है तो आप लॉ बनाइए। फूड सब्सिडी का बिल कितना है? 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़। आपका मानना है कि आज की डेट में फूड सब्सिडी जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे बढ़नी चाहिए या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? चेंजेस आने चाहिए मैम। अच्छा, क्या? पहला चेंज मैम, जैसे प्रोक्योरमेंट का जो एक पोर्शन है फूड सब्सिडी का, प्रोक्योरमेंट पे बहुत ज़्यादा जाता है, तो हमें कई राज्यों को डीसीपी बनाने की ज़रूरत है मैम, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है और हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो लगभग 20% की जो फूड सब्सिडी बिल है उसमें थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नॉट एज AGM FCI। अब जवाब दीजिए। मैम चेंजेस तो जरूरी है मैम, और जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हीं को दें। यस मैम। कोविड में सबको ज़रूरत थी। चलिए, इंडिगो के हैंडलिंग में बताइए, जो हुआ, इन्होंने पूरी कंट्री को रैंसम पे डाला, सरकार को ब्लैकमेल किया। यदि आप होते तो आप क्या स्टेप्स लेते? आप 4 स्टेप्स बताइए। मैम पहला तो एक तत्काल के रूप में जो जितनी भी हमारी टिकट कैंसिल हुई थी या यात्रियों का जो डेटा था, तो मैं एकोमोडेट करने जो दूसरी एयरलाइंस थे उसमें एकोमोडेट कराता। और आप सरकार हैं। यस। आप इंडिगो नहीं हैं। उस दिन हो रहा है जो हो रहा है, कहाँ अकोमोडेट करेंगे आप उस वक्त? आप सरकार हैं, माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं। आप बताइए नीति में क्या करते हैं आप? मैम फौरी तौर पे तो DGCA के, अगर मैं DGCA के थ्रू जो है और जितने भी क्लेम्स थे और जितने भी यात्री थे उनकी सुविधाओं पे ध्यान देता, उनका जो उनको दूसरी एयरलाइन से जहाँ पे उनका गंतव्य स्थान था वहाँ पहुँचाता, और जो उनका ऑनलाइन जो क्लेम प्रोसेसिंग था उसको वो करता। और इसके बाद मैम ऐसे जो है लॉन्ग टर्म में मैं जो जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके साथ एक बैठक करता और जो कंप्लायंस जो रिपोर्ट्स वो करते हैं उनकी रेगुलर बेस पे मैं समीक्षा भी करता। यदि कंप्लायंस के लिए टाइम दिया गया है। क्या कंप्लायंस? किस चीज़ की कंप्लायंस? कंप्लायंस मैम ये थी DGCA के रेगुलेशन की जो क्रू मेंबर और पायलट का जो फ्लाइट ड्यूटी हावर्स था उसके कंप्लायंस में एक इशू आया, तो उसमें KPI तो हुआ क्या? किया सरकार ने क्या किया? सरकार ने मैम इसके बाद फौरी तौर पे इंडिगो के साथ मीटिंग भी की थी। प्रॉब्लम पोस्टपोन करके फरवरी तक कर ली। अब फरवरी में क्या होगा? मैम चूँकि इंडिगो का जो शेयर है वो लगभग 60% है, तो सरकार भी बहुत ही सेंसिटिव तरीके से कदम उठा रही है, क्योंकि जो बाकी ये क्या सेंसिटिव है? क्या सेंसिटिव कर रही है? मैं आपको कुछ अंदरूनी जानकारी है तो शेयर करिए। मैम जो न्यूज़ पेपर्स में जो सरकार ने बताया है मैम कि जो बाकी एयरलाइंस हैं मैम उनको जो और जो प्राइवेट 1-2 एयरलाइंस और न्यू आ रही है, जैसे कानपुर की एक एयरलाइंस आ रही है, उनको जो है फ्लाइट नंबर ऑफ फ्लाइट्स उनको भी प्रोवाइड करने के प्रयास में है सरकार। सरकार का ये भी प्रयास है कि आने वाले समय में डिओपोली या मोनोपोली की स्थिति ना रहे। महेश जी, ये आपके लाइफ में एग्रीकल्चर का बहुत महत्व रहा है। यस सर। आपके फादर भी एग्रीकल्चर में थे, आपने भी एग्रीकल्चर पढ़ाई की, सब्जेक्ट भी लिया, वेबसाइट में नौकरी कर रहे, तो अपना आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी में किया। कौन थे आचार्य नरेंद्र? सर आचार्य नरेंद्र जी एक शिक्षाविद थे और स्वतंत्रता संग्रामी भी थे। उन्होंने शिक्षा के प्रति और जो सोशलिस्ट पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट, उसके भी गठन में योगदान दिया था सर। क्या मतलब योगदान क्या था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की? तो आज के परिप्रेक्ष्य में उनके योगदान का कोई रिफ्लेक्शन दिखता है कहीं पे हमें? यस सर, उनका जो मेन विज़न था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ, तो उसका जो वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है हमारी भारत सरकार की, तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है उनकी फिलॉसफी। स्कीम्स है। अच्छा, आचार्य नरेंद्र सोशलिस्ट थे और हमारे देश में सोशलिज्म सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, आपका कहिएगा? सर जो भारत की जो उन्नति पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो उन्नति हुई शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में, तो सोशलिज्म का बड़ा योगदान रहा है सर। तो सोशलिज्म ने बहुत काफ़ी स्तर तक सकारात्मक रिजल्ट दिए हैं सर। अच्छा, अभी हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसको आप सोशलिस्ट पार्टी कहिएगा कि नहीं? सर जो उनकी योजनाएं हैं सर वो सोशलिज्म की तरफ प्रभावित है सर। क्यों? एक्सप्लेन भी कर दीजिए। सर सोशलिज्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो समाज के जितने भी लोग हैं उनको जो रिसोर्स हैं, जो उनकी जो बेनिफिट्स हैं वो मिले। तो जो सरकार की कई योजनाएं हैं सर, जैसे PM किसान योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, वो इन सोशलिज्म की फिलॉसफी पे कार्य करती है सर। ठीक है। जहाँ बहराइच से बहराइच ईस्ट यूपी में, ऐसा क्यों हुआ कि वेस्ट यूपी इतना डेवलप कर गया, ईस्ट यूपी पीछे रह गया?
सर 3-4 मुख्य कारण रहे वेस्टर्न यूपी के ज़्यादा डेवलप होने में। पहला है पूर्वांचल के क्षेत्र में जो लैंड फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है सर, लैंड टाइटल का एक इश्यू है, और वेस्टर्न यूपी में इसकी समस्या कम है। तो लैंड एक्विजिशन में जो समस्या आई पूर्वांचल में ज़्यादा आई, वेस्टर्न यूपी में कम आई। दूसरा सर, जो दिल्ली एनसीआर से जो नज़दीकी है वेस्टर्न यूपी की, वो उसे सर्विस सेक्टर में और मार्केटिंग को कनेक्ट करती है। और तीसरा सर, जो किसानों का जो योगदान रहा है वेस्टर्न यूपी में गन्ने को लेके या पैडी को लेके, वो मार्केटिंग से जुड़ा रहा। और चौथा सर, जो एक्सप्रेस वे का भी एक्सपेंशन जो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा हुआ सर। आपको डेवलपमेंट कमिश्नर ईस्ट यूपी बना दिया जाए, तो क्या क्या स्टेप लीजिएगा कि ईस्ट यूपी की डेवलपमेंट हो? सर सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन, उसको सॉल्व करना, और इन्वेस्टर्स कैसे सॉल्व कीजिएगा? यस सर। सर बहुत सारे जो पिटी लिटिगेशंस हैं पूर्वांचल में ज़मीन के विवादों को लेकर, उस पर लोक अदालत लगा के, या जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से लोगों का कैंपेन लगाए गांव-गांव, तो एक उनकी जो लिटिगेशंस है उसमें समझौता कराए। दूसरा सर, जो हमारा जो शुगर्स मिल है या जो इंडस्ट्री आना चाहती है, जैसे मशरूम प्रोडक्शन की इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं छोटे स्तरों पे, तो वो वहाँ पे हम इंडस्ट्री का करें, शुगर मिल्स को बढ़ाएं और इन्वेस्टर्स सबमिट करें सर। तो वहाँ कौन से इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टर्स को बुला सकते हैं ईस्ट यूपी में? सर आप आयरन मिल या कुछ तो लगा नहीं सकते? सर इथेनॉल इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकते हैं सर। इथेनॉल इंडस्ट्री, यस। इथेनॉल के बारे में बहुत कंप्लेंट है, उसमें गाड़ी खराब हो जाती है। सर ये ऐसे कई न्यूज़ पेपर्स में आया है, लेकिन सरकार या किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोई डेटा जारी नहीं किया है सर कि इसके कारण माइलेज का कुछ इशू आता है। अगर हम यूपी को बाइफरकेट करते तो फायदा होगा इसको? सर यदि हम 10 सालों का या बृहद स्टेप्स में अगर देखें, लॉन्ग टर्म अगर विज़न बनाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक बेस को देखें, तो हम बाइफरकेशन की तरफ जा सकते हैं सर। जा सकते हैं। यस। तो उत्तराखंड को बाइफरकेट किया तो उत्तराखंड को कुछ फायदा हुआ? सर उत्तराखंड में बाइफरकेशन के बाद सर इंडस्ट्री का भी आगमन हुआ है सर, और वहाँ पे एग्रीकल्चर का भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है सर। एग्रीकल्चर का भी यस। क्या हुआ एग्रीकल्चर में? सर रुद्रपुर जैसे इलाकों में सर जो वहाँ पे रबी की पैडी होती है सर, और जो खरीफ की भी जो पैडी का डिस्पोजल रेट है, क्योंकि वहाँ पे मिल्स जो राइस मिल्स है काफ़ी लगी। रबी की पैडी? हाँ, रबी में भी पैडी वहाँ पे होती है मैम, रुद्रपुर में। तो उसका जो डिस्पोजल हुआ वो अच्छा हुआ सर। तो एफसीआई का कंप्लेंट्स बहुत है, तो उसको इम्प्रूव करने का क्या उपाय हो सकता है? चेयरमैन आईएएस में आके चेयरमैन एफसीआई बन जाते हैं, क्या कीजिएगा इम्प्रूव करने के लिए? सर जो एफसीआई में चुनौतियां हैं उनको कई स्तरों में बांटकर हम इस पर कर सकते हैं काम। हालांकि एफसीआई ने भी कुछ कार्य कर भी रहा है एफसीआई। जैसे सर कॉन्ट्रैक्ट में एक इशू आता है मिल लिंकिंग को, तो वहाँ विंग्स हमने इंट्रोड्यूस किया, और विंग्स को अभी एक प्रॉब्लम आ रही है सर कि विंग्स में जो कोऑर्डिनेट है जीपीएस कोऑर्डिनेट, उसमें मिसमैच है, तो उसको हम ध्यान में रख सकते हैं सर। दूसरा सर स्टोरेज में भी एक इशू आ रहा है, तो स्टोरेज गैप को फिल करने के लिए हमें पीजी स्कीम्स को ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और एक करप्शन को रोकने के लिए सर जो राइस मिलर्स जो राइस हम प्रोक्योर करते हैं उनसे, तो वहाँ पे हम एजीए बेस मैनुअल इंटरवेंशन को कम करें और ऑटोमेटिक ग्रेन एनालाइजर का उपयोग करें सर। सर आप यूपीएससी का इंटरव्यू हिंदी में देंगे? यस। तो एक बात बताइए, मैं देख रहा था कि आपने 2020 में ग्रेजुएशन की और सिविल सर्विस में आप 2024 में अपीयर हुए। तो 4 साल के अगर आपने सिविल सर्विस में एज ए कैरियर बनाना ही था, तो 4 साल के गैप सर 2020 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 2021 में मैं एफसीआई में एजीएम की नौकरी ज्वाइन की। फिर मैं 2 साल 10 महीने छत्तीसगढ़ रहा सर। वहाँ पे मैंने दुर्ग मंडल कार्यालय दुर्ग में मैं एजीएम क्यूसी के रूप में पोस्ट था सर। वो तो अभी भी यहाँ गुवाहाटी में। तो नहीं, कहने का मतलब एजीएम की नौकरी के बावजूद आप अभी अपीयर हुए हैं, तो 2 साल आपको मालूम है ना कि अगर यंग एज पे आप आईएएस में आते हैं तो बाद में बहुत फ़ायदा होता है, पे नहीं पहुँचते वरना। सर वो 2 साल 10 महीने की जो मैंने जो सेवा का दिया सर, 14 डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेट करता था जिला प्रशासन के साथ। तो मैं वहाँ पे जब भी विजिट के लिए जाता था तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली सर। और सर एक जो जेन्युइन कारण ये भी है कि हमारे एफसीआई में सर स्टैग्नेशन है सर। ये भी है कि ये आपने अपने फादर की जो इनकम देखी है
काफी 10,000 महीना काफी कम नहीं है ये तो नॉर्मली एग्रीकल्चर में कितनी जमीन है? सर मेरे पास 4 हेक्टेयर ज़मीन है। 4 एकड़। तो ये इनकम थोड़ी कम है, मतलब हमारे यहाँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल वर्कर हैं वो भी 20,000 रुपये से कम कोई नहीं लेता, उनमें से ड्राइवर है कोई भी चीज़, तो इतनी कम इनकम का क्या कारण है? सर जो ये मैंने इनकम फिल की है सर, वो जो पापा की जो इनकम सर्टिफिकेट था उसको देख के मैंने की। सर जो इनकम हमारा बना सर, चूँकि जो पटवारी महोदय जो समीक्षा करते हैं उसी के आधार पे इनकम सर्टिफिकेट बना सर। तो हमारा जो आपका मतलब आपकी इनकम जो है इनकम सर्टिफिकेट से ज़्यादा है? सर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है सर, लेकिन चूँकि हम मोनोकल्चर पे ज़्यादा आधारित हैं इसलिए हमारी इनकम कम है सर कृषि की। अच्छा, चलिए बहरहाल ये बताइए कि हमारी जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है और कितने % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज है? दोनों सवालों का जवाब। सर 16 से 17% जीडीपी में योगदान है और लगभग 49% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो ये थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट नहीं लगता कि 50 आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है और सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या कारण है इसके? सर जो पहला कारण है वो हम जैसे पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में मोनोकल्चर का होना, और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक ही कृषि की एक ही क्रॉप या एक ही पद्धति पे ज़्यादा आधारित हैं सर, तो ये एक मुख्य कारण है सर। अच्छा ये बताइए, पीछे ना बड़ी भारी कंट्रोवर्सी थी फार्मर्स लॉ को लेके और एजिटेशन यूपी पंजाब में ज़्यादा था, थोड़ा हरियाणा में भी सुनने में आया था और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वो बिल वापस ले लिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि उसके क्या ऐसे प्रोविजंस थे जिसकी वजह से इतना भारी एजिटेशन हुआ और क्या ऐसे कारण थे कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वो लॉ वापस ले लिए? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। पहला जो उसमें सर जो किसान बंधुओं को प्रॉब्लम लगी वो था स्टॉकिंग नॉर्म्स को। जो स्टॉकिंग नॉर्म्स था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, भारत सरकार ने उसके जो लिमिट था वो हटा दिया था सर। वो किसान या कारपोरेट जो है कर सकते थे, अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते थे। दूसरा सर कारपोरेट जो प्रोक्योरमेंट और इन्वेस्टमेंट का जो एक इशू था, किसान बंधुओं का ये मानना था कि लीगल जो कंसर्न है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें कारपोरेट को एज मिलेगा और जो उसमें प्रोविज़न था कि एसडीएम ऐसे इश्यूज़ का निपटारा करेंगे। तो किसानों का मानना था कि कारपोरेट लॉयर्स जो होंगे वो हमसे एज ले लेंगे। और तीसरा सर प्रोक्योरमेंट जो एमएसपी का एक इशू था, उसमें प्राइवेट एजेंसीज़ को प्रोक्योरमेंट की छूट दी गई थी। तो किसानों का ये मानना था कि यदि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट होता है तो हमें एमएसपी का लाभ हो सकता है कम मिले। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आज अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अडानी अंबानी किसी क्रॉप का स्टॉकिंग करना चाहे तो आज क्या कोई बैन है? सर कुछ क्रॉप्स पे बैन है सर। कौन सी क्रॉप? जैसे धान, गेहूं और चावल पे जो है अभी जो है स्टॉकिंग लिमिट्स है सर, और वेजिटेबल्स में लिमिट नहीं। वेजिटेबल एक चीज़ है उसमें, अगर मान लो ये अलाउ भी हो जाता तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कारपोरेट प्लेयर होगा, दिल्ली में नहीं कारपोरेट प्लेयर, तो मार्केट फोर्सेस आपस में कम्पिटिटिव तरीके से, ये थोड़ी है कि वो अडानी अंबानी को ही सब कुछ करने देगा या अंबानी उसको करने देगा, तो फिर डर क्या था किसानों में? सर किसानों का एक वही मुख्य कारण था सर कि एमएसपी के जो कंसर्न था, उन्हें लग रहा था कि एमएसपी का लाभ हमें कम। चलिए अब ये बताइए कि गवर्नमेंट इतनी ही कन्विंस थी तो फिर गवर्नमेंट ने सडनली विड्रॉ क्यों कर? सर चूँकि जो भी ये जो लॉज आए थे उसमें जो मुख्य जो बेनिफिट्स होने थे वो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी को होने थे सर। तो सरकार का ये जो मानना था कि अगर हम ये लॉ लाते हैं और जिन स्टेक होल्डर्स के लिए ला रहे हैं उनमें अगर ये चुनौती बरकरार रहेगी तो हमें जो इसका निष्पादन करने में कठिनाई आएगी सर। तो सरकार ने फिर इसको वापस लिया सर। चलिए थोड़ा सा ये बताइए कि इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, ऋतुएं कितनी होती हैं, उनके क्या क्या नाम है, किस किस महीने में वो ऋतुएं आती हैं? सर कृषि की दृष्टि से हाँ नहीं, जनरल हमारे यहाँ जो भी ऋतु होती है, सीजन्स जो होते हैं कितने हैं इंडिया में, टोटल नंबर ऑफ सीजन्स हैं इंडिया? सर 5 हैं सर, ग्रीष्म, शरद, बसंत। सीक्वेंशियली बताइए, पहले कौन सा फिर कौन सा, और उनके मंथ भी बताइए। सर जो पता है वही बताइए, नाम बताइए। ये सर एक तो ग्रीष्म ऋतु है सर, मई जून
और फिर है बारिश उसको सर मानसून सीजन सर जुलाई से सितंबर, फिर सर शरद ऋतु, शरद ऋतु है सर। चलिए छोड़िए। जी सर। ये बताइए कि आजकल जो है उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रॉप जो है चल रही है, क्या फसल चल रही है आजकल? सर अभी गेहूं है और गन्ना है सर। धान सर खरीफ में होगी सर। धान अब काट लिए? हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बहरेच है, बैटल ऑफ बहरेच, तो एक बड़ा फेमस बैटल हुआ था, इसके बारे में आप कुछ रोशन डाल सकते हैं? किसके बीच में हुआ था, ये कब हुआ था? सर ये महाराजा सुहेलदेव और गाजी सलार मसूद के बीच हुआ था सर, और सर डेट एग्जैक्टली याद है सर। आपका फेमिनिज्म के ऊपर आपकी क्या राय है? सर जो फेमिनिज्म है सर, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जेंडर इक्विटी को अगर हम शामिल करें तो फेमिनिज्म बहुत अच्छा है सर। इसके जो है लिमिटेड और बैलेंस्ड अप्रोच होने चाहिए सर। तो जो सिस्टम को चैलेंजिंग सिस्टम क्या है, इसमें एटीट्यूड चेंजेस की क्या ज़रूरत है? सर विभिन्न स्तरों पे है सर। अगर हम पॉलिटिकली देखें सर, तो पॉलिटिकली एम्पावरमेंट में अभी भी महिलाओं का योगदान कम है सर। दूसरा, जो हमारे संस्थाएं हैं सर, उसमें ग्लास सीलिंग की एक समस्या है। जो बड़े पद है वहाँ भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम है सर। तीसरा, इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, वो 41% है भारत में, वो भी एक चिंता का विषय है सर। और जो सोशल फैक्टर्स हैं सर, जो हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, वहाँ आज भी पितृसत्तात्मकता विद्यमान है। रूरल अर्बन डिवाइड क्या इशू एग्जैक्टली? सर रूरल अर्बन डिवाइड में सर बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं या ऐसी सुविधाएं हैं जहाँ पे अर्बन क्षेत्रों में उनका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और रूरल क्षेत्रों में कम है सर। और ये गैप को ब्रीच करने के लिए कौन से रूरल अर्बन डिवाइड को सर अगर हमें गैप को फिल करना है तो सबसे सर्वोत्तम उपाय होगा सर जो इकोनॉमिक अप्रोच है सर। यदि हम मार्केट को रूरल एरिया तक पहुंचाते हैं सर, और इंटरनेट कम्युनिकेशन जो सुविधाएं वो भी अगर हम रूरल एरिया तक पहुंचाते हैं तो ये गैप काफ़ी हद तक कम हो सकता है सर। अभी गांव में परचेसिंग पावर बढ़ानी होगी गांव में, तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तभी इंडिया की मतलब जीडीपी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? सर चूँकि ग्रामीण जो परिवेश है भारत का वो कृषि पे ज़्यादा आधारित है सर, और जो कृषि की इनकम है मुख्यतः वो सर सीजनल बेस्ड है। तो अगर हम होल ईयर इनकम अगर स्टेबल कर दें उनकी, या इनकम का सोर्स जनरेट करें, जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, यदि ऐसी सुविधाओं से वो करें, और जो एफपीओज हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं सर, उनको मार्केटिंग से जोड़ दें तो इनकम बढ़ेगी सर। और अगर इनकम बढ़ती है तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। माइक्रो फाइनेंस का रोल कितना हो सकता है? सर जो एफपीओज हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर हम उनको माइक्रो फाइनेंस करते हैं सर सब्सिडाइज रेट पे, तो कई ऐसे छोटे जो कारोबार हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये इंडिया में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप क्या पर्सनल व्यू रखते हो उसके ऊपर? सर जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है सर, अभी वो यूसीसी के लिए अभी तैयार नहीं है सर। यदि हम स्टेप वाइज जाएं और स्विफ्टली इसको यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो यूसीसी बेहतर होगा सर, बेहतर होगा। कौन से आर्टिकल? सर आर्टिकल 44। थैंक यू। आप थोड़ा 2 मिनट स्टेप आउट करिए, मैं फीडबैक को बुलाते हैं। थैंक यू। ठीक है, आई विल गिव इट इजीली गुड कनेक्टेड अबाउट। I feel he has the potential to 200, which is 13. हाँ 10, हाँ तो और इम्प्रूव कर सकता है। एक तो I found that he is initially certain things that because he's Push working in करें। government, he is afraid. हाँ एक और चीज़, MSP. एक और चीज़ है, many times he gets restricted by his world view due to be working in FCI. FCI का improvement is not यहाँ पर लिंक Also, करें, it distorts his perception. हाँ perception, वो bigger approach Food subsidy में वो FCI में हाँ चला हाँ गया। bigger approach उसमें थोड़ा कमी है, bigger approach सोचना पड़ेगा। FCI is affecting है। सुन लेगा? हाँ बुला लो उसको जल्दी, उसमें टाइम सेव हो जाता है। हम 30 सेकंड पे सीन सेव करते हैं। I know, exactly. कब आइए बैठिए महेश। आपके हिसाब से कैसा रहा आपका इंटरेक्शन हमारे साथ? गुड।
कोई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। कहाँ पे? सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में। हम लोग ने सबको आपको बहुत अच्छा समझा, लेकिन और अच्छा होने के लिए, मतलब 200 पहुंचने के लिए, एक तो आपको प्रश्न समझने की कोशिश करनी है थोड़ा सा कहीं कहीं, और टू द पॉइंट आंसर करना है। कभी आप ज़्यादा बोलने लगते हैं, जी जो पूछा जाए वो जवाब दीजिए, और मतलब ज़्यादा गाइड करने की कोशिश मत करिए 4 चीज़ और बोलने की, बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, फूड सब्सिडी क्वेश्चन में FCI का कुछ नहीं था, आप FCI में चले गए। फूड सब्सिडी जो बाद में आप इशू पे आए, जब मैंने बोला शुड इट बी यूनिवर्सल लाइक दिस, कितना उसकी इम्प्लीकेशन है फाइनेंशियल, फूड सब्सिडी इज अ बिगर क्वेश्चन। तो आपको एक चीज़ का क्वेश्चन रखना है कि FCI इज नॉट द वर्ल्ड व्यू। जब FCI का क्वेश्चन, तब FCI पे आइएगा। आपकी और बहुत स्ट्रेंथ है, आपको केवल FCI की स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए इट्स विद इन लिमिट्स। अच्छा, फिर आपको डिफेंसिव होनी, आप सरकार में हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी जहाँ आती है कुछ भी, उसके बजाय आप प्रोज कॉन्स अप्रोच ले सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हाँ, देयर आर सम लिमिटेशंस टू इट ऑल्सो, लेकिन ये पॉजिटिव्स है। लिमिटेशन क्या है? यू से दैट, मतलब थोड़ा सा उससे आपका क्लियर हो जाएगा। आप बच के थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिसमें एनालिटिकल पावर कम हो जाती है। फिर कुछ, यदि मैं पूछूं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी पे क्या होना चाहिए, आपका क्या जवाब होगा? कम करनी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए, क्या होगा? मैम कम करने की तरफ जाना चाहिए। ख़त्म करनी? ख़त्म, क्योंकि मैम जो अभी वे ऑफ गिविंग शुड बी डिफरेंट। मैम क्योंकि जो हमारा अभी जो पोटास का जो हम इम्पोर्ट है 100, पोटाश नहीं, ये तो यूरिया की प्रॉब्लम है सारी। रेशियो बिल्कुल, अनुपात उसका बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है ना, 14 पर अनुपात पे जा रहा है वो। पोटाश की तो बात ही नहीं हो रही है। पोटाश और वो सब तो सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ यूरिया सब्सिडी की बात हो रही है। दैट्स द बिग बिल। यस। You can also think of a question like giving direct grants, direct transfer, money transfer, let the urea not be subsidized. इसमें बहुत से इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बट यू नो द डाउन साइड ऑफ यूरिया सब्सिडी यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि 12 जनवरी है, बजट, ये वो एग्रीकल्चर वाले हैं। यू शुड नो कि रिसर्च में विच इज़ द मोस्ट कटिंग एज एरिया यू थिंक, डू यू थिंक इट्स ड्राउट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर, जो कुछ भी होगा, मतलब मैं आपको नॉट नॉर्मल ऑर्डर, हायर ऑर्डर बोल रही हूँ इसमें जो होगा। एग्रीकल्चर की कंस्ट्रेंट, you must mention marketing in that. Yes, marketing is the MSP वाला आपका जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा। It was a trite reply, जो कि एग्रीकल्चर जानता ही नहीं जो जवाब देगा। It should be more balanced. It should be with the pros and cons. It should be nuances. आपसे जो एक्सपेक्टेड है, जो आपने और बहुत सी चीज़ों में किया, तो डिफेंसिव मत होइए। आप सरकार में हैं, प्लस माइनस की अप्रोच यूज़ करो, ठीक है। आज के अखबार की लीड स्टोरी क्या है? आप एक्सप्रेस पढ़ते हैं? मैम आज नहीं पढ़ पाया मैं अभी। प्लीज़ मेक श्योर यू रीड द पेपर्स। हाँ मैम, जल्दी आ गया था सुबह, तो मैं पढ़ नहीं पाया। आपका इंटरव्यू कब है? 12 को। किस टाइम पे? आफ्टरनून। बट आप अखबार ज़रूर पढ़िएगा। जी जी। ये आप पढ़ नहीं पाए, जल्दी आ गए। कितने बजे? हम तो घर से निकले 8 बजे, हम तो उसके पहले पढ़ लिए थे अखबार। दैट्स इम्पॉर्टेंट। फिर नेशनल इंटरनेशनल दोनों यू शुड नो। यूपी यू शुड नो वेल। लॉ एंड ऑर्डर, यस, बुलडोजर वुलडोजर, संभल, ये सब चीज़, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बावजूद क्यों हो रहा है? Are you aware of the saving clause of Place of Worship Act? Please prepare that. 1991 वाला ना? हाँ 91 वाला ही है Place of Worship Act। 1947 फ्रीज करता है, लेकिन कहता है ASI जहाँ है वहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। तो ये शिवलिंग विमलिंग सब उसके तहत आ रहे हैं। जी, आर्कियोलॉजी। Prepare the 3 controversial places also, right? फिर यूपी का, आपने ईस्टर्न यूपी पूछा गया, आपने हाईवे की तो बात ही नहीं करी। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, हाईवेज आर यूपी में सम ऑफ द बेस्ट इन इंडिया नाउ, आपने बात ही नहीं करी। प्लीज प्रिपेयर द पॉजिटिव्स ऑफ यूपी ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट समिट मीट होनी चाहिए। अरे इन्वेस्टमेंट मीट जो CM ने की है, उसका क्या फॉल आउट हुआ? ईस्टर्न यूपी में क्या आ रहा है? प्लीज प्रिपेयर दैट प्रॉपरली। कितने 1000 करोड़ का था, कितना हुआ, और ईस्टर्न यूपी के लिए क्या था? प्रिपेयर दैट प्लीज, दिस इज ऑलरेडी देयर। फिर अब जैसे आपने पॉइंट मेक किया कि हाँ रुद्रपुर में पैडी होता है रबी में, बट इज इट द मेन थिंग? आई नो इट इज़ बासमती एरिया, आई बीन DM देयर, बट थोड़ा सा यू टेंड टू गो लिटिल ऑफ द पॉइंट, और अपना ज़्यादा बोलने लगते हैं। रिस्ट्रिक्ट दैट। एग्रीकल्चर यू विल नो मोर देन द बोर्ड, बट यू शुड बी फोकस्ड ऑन बिग इशूज ओनली, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव टू रीच 200 टू द पॉइंट, यू हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी टू थिंक। ये आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव है।
लेकिन कंट्रोल करिए अपने को, और थोड़ा सा यूपी का आपको प्रिपरेशन और करना है, और कोशिश करिए कि लार्जर पर्सपेक्टिव से रिप्लाई करें। यू आर नॉट एमिंग टू बी AGM इन FCI, यू आर एमिंग टू बी DM ऑफ बहराइच तो आप हो नहीं सकते, बट DM ऑफ गोंडा व्हाटएवर। यस, ठीक है, अदरवाइज एक्सीलेंट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।